हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीनियस 40 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। मित्रों, इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत प्राचीन इतिहास का सीरीज चल रहा है और प्राचीन इतिहास में पिछला चैप्टर हमने 16 महाजनपदों को कंप्लीट किया और उन्हीं महाजनपदों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की सीरीज में आज का हमारा ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का वीडियो है। मित्रों, आप पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 20 तक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को सॉल्व कराया। आज 21 से 40 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का वीडियो है। आइए मित्रों, देर न करते शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है और इस सीरीज का 21वां प्रश्न है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो आपको बताना है मित्रों, 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है। ए महाभारत में, बी अंगुत्तर निकाय में, सी छांदोग्य उपनिषद में और डी संयुक्त निकाय में। मित्रों, 21वें का सही ऑप्शन होगा बी। थ्योरी पढ़ाते समय हमने बताया था, इस चीज की चर्चा किया था। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है और अंगुत्तर निकाय एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। ये किससे संबंधित है? बुद्धिज्म से। तो ये क्या है? बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। ठीक है, यह सुप्त पिटक के 5 निकायों में से, ठीक है, सुप्त पिटक के 5 निकायों में से चौथा निकाय है। कौन सा चौथा निकाय? कौन सा? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में महात्मा गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों के हजारों उपदेश संग्रहित हैं। ठीक है, तथा उसी में 16 महाजनपदों की उपलब्धता मिलती है, का विवरण मिलता है। चलिए नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, यानी 22वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ठीक है, ए हमारा महापद्मनंद, बी घनानंद, सी सुकल्प, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो मित्रों, इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी घनानंद। कौन सा? घनानंद। मित्रों, घनानंद किस वंश से संबंधित है? नंद वंश से संबंधित है। ठीक है, और एक बात याद रखें, नंद वंश के शासक घनानंद का शासन पंजाब के शासक पोरस के साथ सिकंदर के हाइडेस्पीच का युद्ध, जो बितस्ता का युद्ध या झेलम के संग्राम के नाम से जाना जाता है, तो लड़ा था, जिसमें घायल होने के बाद पोरस को बंदी बना लिया गया था और ब्यास नदी तक पहुंचकर सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था और 19 महीने भारत में रहने के पश्चात लौटते वक्त बेबीलोन में सिकंदर का निधन हो गया था 323 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब इसमें सही ऑप्शन है घनानंद। घनानंद सिकंदर का समकालीन था। जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो मगध का शासक उस समय घनानंद था। चलिए ठीक है, दूसरा प्रश्न 23वां प्रश्न मित्रों। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ए चौथी सदी ईसा पूर्व, बी छठी सदी ईसा पूर्व, सी दूसरी सदी ईसा पूर्व और डी पहली सदी ईसा पूर्व। तो मित्रों, 23वें का सही ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी सदी ईसा पूर्व। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं मित्रों, बिंबसार ने हर्यक वंश की स्थापना 544 बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व में किया था। इसके साथ ही राजनीतिक शक्ल के रूप में बिहार का सर्वप्रथम उदय हुआ और बिंबसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबसार ने गिरिब्रज यानी राजगीर, ठीक है, राजगीर को अपनी राजधानी बनाया। इसने वैवाहिक संबंधों के आधार पर कौशल, वैशाली एवं पंजाब तथा उज्जैन यानी अवंती इत्यादि को अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। विवाह नीति का, ठीक है, पालन किया था और छठी सदी प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष से इसी के समय हुआ था।
ठीक है। तो छठी सदी, हालांकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम यानी पुराणों के अनुसार, वेदों के अनुसार कौन है, तो बृहद्रथ था, बृहद्रथ, ठीक है, जिसका पुत्र जरासंध था। चलिए नेक्स्ट। हालांकि ऐतिहासिक आधार पे हम लोग बिंबिसार से ही इसको मानते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न हमारा। सिकंदर सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। ए, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। बी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। और तीसरा, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। और चौथा है, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो 24वें में दिया गया है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो मित्रों 24वां का अभी तक जितने बताए गए इसमें सब के सब क्या है, सही है, ठीक है। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये बात सही है। सब छोटी छोटी शक्तियां आपस में बटी हुई थी, आपस में लड़ाई करते थे, और उनकी सेना भी श्रेष्ठ प्रकार की थी, क्योंकि सिकंदर एक अच्छा प्रशासक था। उसे देशद्रोही शासकों का सहयोग भी मिला, जैसे आम्बिक वगैरह का, ठीक है। और चौथा, वह एक अच्छा प्रशासक था। ये सारी बातें सही है, इसलिए ऑप्शन डी को आप सही करें। 1, 2, 3 एवं 4 सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 25वां प्रश्न है। सूची प्रथम एवं सूची द्वितीय को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर दो, ठीक है, सूची दिए गए हैं और उनको सुमेलित करना। मित्रों सुमेलित देखिए इसके सामने नहीं लिखा है, लेकिन फिलहाल हम आपको बता देते हैं। तो प्रघोत, प्रघोत ये किससे संबंधित, अवंती से, ठीक है, 1 का 3। और दूसरा उदयन, उदयन का, ठीक है, 2 वत्स, ठीक है। और उसके बाद प्रसेनजित, प्रसेनजित का, ठीक है, यहाँ पर देखें प्रसेनजित, मगध और कौशल बचा है, राजधानी सब यहाँ पर कौशल, ठीक है। सी का चौथा और डी का 1 बचा है, ये पहला अजातशत्रु मगध से सुमेलित कीजिए। कहाँ से संबंधित है, मगध से संबंधित है, ठीक है। प्रघोत वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था, जिसका शासन अवंती पर था, ठीक है। पहले का ये अवंती पर था, अवंती बाद में उज्जैन के नाम से ठीक है जाना गया। और दूसरा है उदयन, ठीक है। उदयन का सीधे सीधे आपको मैंने बताया कि वत्स, और सी का 4 प्रसेनजित का, ठीक है, हाँ। और उसके बाद सबसे लास्ट में, ठीक है, अजातशत्रु का प्रथम मगध में। मित्रों उदयन और उदयभद्र दोनों एक ही नाम है। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार उदयभद्र अपने पिता अजातशत्रु की तरह स्वयं भी पितृघाती था और पिता को मारकर गद्दी पर बैठा था। तीसरी बात मैं प्रसेनजित में आपको बता दूं, प्रसेनजित 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्यकाल के आसपास कौशल का राजा था, ठीक है। ये प्रसेनजित किससे संबंधित है, कौशल से संबंधित, कौशल का राजा था। प्रसेनजित की बहन कौशल देवी राजा बिंबिसार की पत्नी थी, और कौशल देवी के गर्भ से ही अजातशत्रु का जन्म हुआ था। नेक्स्ट अगली पॉइंट हमारा 26वां प्रश्न है। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद वंश के राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ए अंग में, बी बंग में, सी कलिंग में और डी मगध में। तो मित्रों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी मगध में। इसकी चर्चा थ्योरी में हुई है। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद वंश के राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी, वो कलिंग में। उस समय शासन काल था किसका, महापद्मानंद का, ठीक है। नेक्स्ट
27वां प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ऑप्शन ए साइरस, बी कोम्बिसिस, सी डेरियस और डी जेर्सिस। जेर्सिस, तो इसमें सही ऑप्शन है सी डेरियस। ऑप्शन सी आप सही करें। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था उसका नाम था डेरियस, यह ईरानी सम्राट था। नेक्स्ट हमारा 28वां प्रश्न है, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ? युद्ध रहा एक, पहला ऑप्शन है ए वज्जी जिसे वैशाली, और बी पंचाल, सी दोनों के साथ, डी इनमें से कोई नहीं, किसी के साथ नहीं। तो ऑप्शन ए आप सही करें, वैशाली पर आक्रमण किया था अजातशत्रु, ठीक है, और उस पर अधिकार कर लिया था। तो ऑप्शन ए सही करें, वज्जी वैशाली। तो इसकी जानकारी मैं थोड़ा सा बता दूं, वज्जी को इतने हल्के में मत सोचेगा मित्रों। वज्जी भी एक शक्तिशाली राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी, आज बिहार में है। और मगध के ठीक अलग वज्जी में लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था थी। उस समय सरकार को गढ़ या संघ कहा जाता था। एक गढ़ में एक नहीं बल्कि कई शासक होते थे और हर किसी को राजा कहा जाता था। इससे राजा सभी अनुष्ठान समूह में रहते थे तथा साथ में भी सभाएं करते थे। महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए आपस में सलाह मशवरे भी लिया करते थे, लेकिन ऐसी सभाओं में महिलाओं, दासों और कर्मकारों को शामिल नहीं होने दिया जाता था। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव वज्जी यानी वैशाली गणराज्य के साथ युद्ध रहा और अंत में वैशाली को अजातशत्रु ने जीत लिया था। नेक्स्ट अगली पॉइंट मित्रों, 29वां प्रश्न है हमारे, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बाबर रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसे हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कालाशोक और डी उदयन। तो मित्रों सही ऑप्शन है अजातशत्रु, ऑप्शन ए। जब इसने वैशाली पर आक्रमण किया था तब इसका रथ मूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट है अगला 30वां प्रश्न है मित्रों, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन ए महापद्मानंद, बी घनानंद, सी कालाशोक और डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों सही ऑप्शन है घनानंद। ये सिकंदर का समकालीन भी था, ठीक है। नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। ऑप्शन बी आप सही करें मित्रों। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न है मित्रों, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? ऑप्शन ए अशोक के शासनकाल में, बी कनिष्क के शासनकाल में, सी 600 ईसा पूर्व में, डी 300 ईसा पूर्व में। तो मित्रों 31वें का जो सही ऑप्शन है वो है 600 ईसा पूर्व यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप सही करें। 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन हुआ था, ठीक है। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों, 32वां प्रश्न है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी बिंदुसार, सी प्रसेनजित। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो ऑप्शन ए केवल एक, बी 2 और 3 यानी बिंदुसार और प्रसेनजित, सी ऑप्शन कहता है 1 और 3 यानी अजातशत्रु और प्रसेनजित, और डी कहता है कि तीनों यानी अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजित। मित्रों सही ऑप्शन 1 और 3 रहेगा। यहाँ पर 1 और 3, 1 का मतलब अजातशत्रु हो गया, 3 का मतलब प्रसेनजित हो गया, ठीक है। अजातशत्रु ने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कोसल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विशाल साम्राज्य को स्थापित किया था। पाली ग्रंथों में अजातशत्रु का नाम अनेक स्थानों पर आया है क्योंकि वह बुद्ध का समकालीन था और तत्कालीन राजनीति में उसका बड़ा हाथ था।
गंगा और सोन नदी के संगम पर उसने पाटलिपुत्र, ठीक है, और वर्तमान में पटना नाम है, पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र शहर की स्थापना भी किया था। और प्रसेनजित 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्यकाल के आसपास कौशल का राजा था और प्रसेनजित की बहन कौशल देवी राजा बिंबिसार की पत्नी थी। कौशल और महाकौशला से शादी करने के पास उसे काशी, बिंबिसार को काशी दहेज में प्राप्त हुआ था, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। और बात करें प्रसेनजित की, तो प्रसेनजित महात्मा गौतम बुद्ध तथा वर्धमान महावीर का समकालीन था और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इसका सराहनीय योगदान भी है। इनकी रानी मल्लिका बुद्ध की उपासिका थी, ठीक है। नेक्स्ट, तो कौन सा ऑप्शन आप सही करें? ऑप्शन सी आप सही करें मित्रों, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यानी 33 नंबर का प्रश्न है मित्रों स्क्रीन पर। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। बी, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। सी, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास हुआ। डी, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग हुआ। मैं बात करूं मित्रों, उत्तर वैदिक भारत के प्रमुख राज्य थे 6ठी सदी बीसी तक लगभग 22 विभिन्न जनपद थे और जनपद और महाजनपद से जुड़े प्रमुख बिंदु है, जैसे कहने का तात्पर्य आर्यन सबसे उस समय प्रभावशाली थे और ये अपने आप को जन कहते थे। इनमें एक नई भाषा दी जनपद, जिसमें जन का मतलब लोग और पद का मतलब होता है चरण था। उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों में लोहे के विकास के साथ जनपद और ज्यादा ताकतवर हो गए और महाजनपद में तब्दील हो गए, क्योंकि कृषि और युद्ध की तकनीकें पूरी तरीके से बदल गई थी मित्रों। तो ऑप्शन ए आप सही करें मित्रों। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा है 34वां प्रश्न कहता है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ऑप्शन ए, कौशल, बी, अंग, सी, अवंती और डी, वैशाली। तो मित्रों चंद के इलाज के लिए भेजा था, चंद्र प्रघोत के इलाज के लिए भेजा था, तो वो अवंती के सम्राट थे। तो ऑप्शन सी आप सही करें, ऑप्शन सी सही होगा। महावैज्ञ के अनुसार बिंबिसार की 500 रानियां थीं। उसने अवंती के राजा चंद्र प्रघोष के साथ दोस्ताना संबंध बनाया तथा इन्हीं चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती भेजा था, जब अवंती के राजा चंद्र प्रघोत पांडु रोग से पीड़ित थे, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा 35वां प्रश्न क्या कहता है मित्रों, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो ऑप्शन, किस शासक ने अवंती को जीतकर, ध्यान दीजिए, अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया? इसमें ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी शिशुनाग और डी महापद्मानंद। तो मित्रों यहाँ पर शिशुनाग का ऑप्शन सही होगा। मगध के लिए देखिए, ये बिंबिसार की बात जो आती है तो शादी विवाह जो हुआ था वो बात नहीं किया जाता, जीत कर यहाँ पर किया जाता, डायरेक्ट युद्ध की बात की जा रही है। तो शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। 35 का सही ऑप्शन सी होगा शिशुनाग। नेक्स्ट अगला प्रश्न है मित्रों 36वां प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन और डी शिशुनाग। तो मित्रों सही ऑप्शन है बिंबिसार। कौन सा? बिंबिसार। 36 का ऑप्शन ए सही होगा, बिंबिसार। बिंबिसार मगध सम्राट थे और उन्होंने अंग का विलय अपने मगध में किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा 37वां प्रश्न है,
शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो 4 दिए गए, इनमें से कौन सा था जो शिशुनाग ने अपने मगध में शामिल नहीं किया था? तो ऑप्शन ए अवंती, बी वत्स, सी कौशल और डी काशी। मित्रों 37वें का सही ऑप्शन है डी काशी। ऑप्शन डी आप सही करें, काशी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन और डी शिशुनाग। तो मित्रों 38वें का सही ऑप्शन है बी अजातशत्रु। अजातशत्रु। तो 38 का सही ऑप्शन है बी अजातशत्रु। अजातशत्रु लगभग 493 ईसा पूर्व मगध का एक प्रतापी सम्राट था। जैसा कि पहले मैंने बताया, वह बिंबिसार का पिता था और तथा प्रथम पितृहंता शासक भी था। उसने अंग, लिच्छवी, वज्र, कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य यानी मगध में शामिल कर लिया था और एक सीमा विस्तार की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट 39वां प्रश्न क्या कहता है मित्रों, देखते हैं, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? कौन सा ऑप्शन इनमें सही नहीं है? तो पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। तो पुराणों एवं महाकाव्य के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। मगध साम्राज्य बिल्कुल सही है। और बी कहता है महापद्मानंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया था तथा सर्व छत्रांकन या क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण किए थे। ये भी सही है। और सी कहता है गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। बिल्कुल सही है मित्रों, सी ऑप्शन। और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों भैया डी ऑप्शन को हटाओ, डी ऑप्शन यहाँ नहीं सही है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? सही ऑप्शन में है डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आप सही करें। ठीक है, 39 का ऑप्शन डी। और उपर्युक्त सब सही है, इसमें जो डी ऑप्शन लिखा गया है वो सही नहीं है। नेक्स्ट हमारा 40वां प्रश्न है और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है मित्रों, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस वंश का शासन था? ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी शुंग वंश और डी कौरव वंश। तो किसका शासन था? नंद वंश का शासन था उस समय। घनानंद नंद वंश का शासक था। ठीक है, ऑप्शन ए आप सही करें। ठीक है मित्रों, अब मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में। आज के सेशन में ये टॉप 20 प्रश्न थे। एक और वीडियो बनेगा मगध साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का, उसके बाद हम लोग मौर्य वंश पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, और वीडियो पसंद आए तो मित्रों वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट करें तथा अभी तक यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।